काव्या का दिल डर के मारे जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आप से कहा, अगर आर्यन वही फ्रैंक है जिसने मेरी बहन को मारा था, तो इसका मतलब है कि मैं उस भाई के बच्चे को जन्म दे रही हूं जिसने मेरी बहन को मारा। एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव मोहनपुर में एक विधवा रहती थी जिसका नाम मीनाक्षी था। मीनाक्षी की दो खूबसूरत जुड़वा किशोर बेटियां थी। एक थी अनन्या और दूसरी इरा। अनन्या बड़ी थी और इरा छोटी जुड़वा थी। दोनों अपनी मां मीनाक्षी के साथ रहती थी। मीनाक्षी ने अपने पति की मृत्यु के बाद दोनों बेटियों को बड़ी मेहनत से पाला पोसा था। वो खेतों में काम करती थी ताकि बेटियों की जरूरतें पूरी कर सके। एक सुबह क्रिसमस की छुट्टी में इरा रोज की तरह तालाब से पानी भरने गई, लेकिन इस बार रास्ते में उसकी मुलाकात एक सुंदर और रहस्यमय लड़के से हुई जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक स्मार्ट शहर का लड़का था जो जयपुर से आया था। वो मोहनपुर गांव में नया था और कोई उसे जानता नहीं था। इरा ने उसे देखा और पहली नजर में ही दिल दे बैठी। इरा घर आई और उसने अपनी बहन अनन्या को उस शहर के लड़के आर्यन के बारे में बताया जिससे वो प्यार करने लगी थी। लेकिन अनन्या खुश नहीं हुई। उसने नाराज होते हुए कहा, इरा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, शहर के लड़कों से दूर रह। ये लड़के तुझे बहला फुसलाकर तुझे प्रेग्नेंट कर देंगे और फिर छोड़ देंगे। लेकिन इरा पहले से ही प्यार में डूबी हुई थी और उसे अपनी बहन की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। अब तो वो रोज बहाने बनाकर तालाब जाने लगी, सिर्फ आर्यन से मिलने के लिए। एक दिन सुबह सुबह इरा तालाब पर गई, लेकिन वहां आर्यन नहीं था। वो इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। वो उदास मन से घर लौट आई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। बस वो आर्यन के बारे में ही सोचती रही। अगले दिन वो फिर से जल्दी उठी और भागकर तालाब गई, उम्मीद करते हुए कि आर्यन वहां होगा। सौभाग्य से आर्यन वहां था। इरा की आंखों में चमक आ गई। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया, जैसे बरसों बाद कोई अपना मिला हो। इरा ने पूछा, कल क्यों नहीं आए थे? आर्यन ने माफी मांगते हुए कहा, माफ करना इरा, मैं दरअसल तेरे लिए कुछ लाया हूं। ये देखो, एक जॉब ऑफर है। ये नौकरी की चिट्ठी है। इससे तुम छुट्टियों के दौरान पैसे कमा सकती हो और अपने कॉलेज की पढ़ाई जारी रख सकती हो। कल अनन्या को साथ लेकर तालाब पर आना ताकि हम दोनों और काम कर सकें। ये बात किसी को मत बताना, समझी? ये नौकरी बहुत स्पेशल है। इरा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, वादा करती हूं। वो चिट्ठी लेकर घर आई और अपनी बहन अनन्या को दिखाई। अनन्या ने कागज ध्यान से देखा और झट से समझ गई कि ये नकली है। उसने गुस्से में कहा, इरा, होश में आ, ये चिट्ठी नकली है। हमारे देश में कोई भी सिर्फ 3 घंटे के काम के लिए 5,000 रुपए नहीं देता। ये सब धोखा है। मेरी बहन, सोच समझ के फैसला लो। मीनाक्षी भी उस वक्त वहां आ गई और उन्होंने भी इरा को चेतावनी दी, बिटिया, ये झूठ है। ऐसी नौकरी की बात मत मानो। पूरी रात इरा करवटें बदलती रही। वो सोचती रही कि उसे अपने प्यार पर भरोसा करना चाहिए या अपनी मां और बहन की बात माननी चाहिए। आखिरकार सोचते सोचते वो सो गई। अगले दिन इरा तालाब की ओर चली, लेकिन इस बार वो घर वापस नहीं आई। मीनाक्षी और अनन्या बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने पूरा गांव छान मारा, लेकिन इरा का कुछ पता नहीं चला। बेचैन मीनाक्षी ने अनन्या से पूछा, इरा को ये चिट्ठी किसने दी थी? लेकिन अनन्या ने रोते हुए कहा, मां, उसने कुछ नहीं बताया। तीनों रोते हुए चारों ओर इरा को ढूंढते रहे। 5वें दिन किसी ने मीनाक्षी को फोन करके बताया कि इरा बाजार चौक पर है। मीनाक्षी दौड़कर वहां पहुंची। वहां इरा बहुत गंदी, फटी पुरानी हालत में थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और वो अपनी समझ खो चुकी थी। इरा और अनन्या दोनों बहुत रोए जब वे उसे वापस घर लेकर जा रहे थे। लेकिन घर लौटते वक्त मीनाक्षी का पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो गिर पड़ी।
अब वो चल नहीं पा रही थी। गांव वालों ने मिलकर मदद की और उन्हें घर तक पहुंचाया। काव्या ने अपनी मां की हालत देखकर तुरंत गांव के डॉक्टर श्याम को बुलाने दौड़ी। डॉक्टर उनके घर पहुंचकर मां का निरीक्षण किया और बोला, मुझे खेद है बेटी, लेकिन आपकी मां को आंशिक रूप से पक्षाघात हो गया है। डॉक्टर श्याम की ये बात सुनकर काव्या बहुत दुखी हो गई और वह रोने लगी। वो अपनी बीमार मां मीनाक्षी और अपनी घायल बहन इरा के साथ अकेली रह गई, जो उस दिन लगी चोटों से पीड़ित थी। उसी दिन शाम को इरा, जो पहले से कमजोर थी और दर्द सह रही थी, अब और दर्द सहन नहीं कर पाई। उसने धीरे से अनन्या को बुलाया। अनन्या, कृपया मेरी बदला लो जो ये गुंडों ने मुझसे किया है। उन्हें इस अपराध से नहीं बचने देना। अनन्या ने वादा किया कि वो बदला लेगी, लेकिन इरा मर गई इससे पहले कि वो पूछ पाती कि असली में क्या हुआ था। अनन्या बहुत आंसुओं में डूब गई, क्योंकि उसने अपनी जुड़वा बहन को मौत के हाथों खो दिया था। अपनी बहन की मौत के बाद अनन्या ने अपने एक चाचा राघव मेहता को बुलाया, जो मुंबई में रहते थे। राघव मेहता उसकी मां के भाई थे और बहुत अमीर थे। जब राघव मेहता गांव वापस आए तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि इरा को ठीक से अंतिम संस्कार मिले। हालांकि वे अपनी बहन मीनाक्षी से कई सालों से अच्छे रिश्ते में नहीं थे, लेकिन उन्होंने माफी मांगी और मीनाक्षी से कहा कि वो उनके साथ शहर चले। मीनाक्षी नाराज थी, क्योंकि वो राघव के घर जाना नहीं चाहती थी, खासकर क्योंकि उनकी पत्नी सिमर ने पहले उसके साथ बुरा व्यवहार किया था और उसके खिलाफ झूठ बोला था। अब वो अपनी हालत के कारण मजबूर थी। राघव मेहता ने मीनाक्षी और अनन्या को अपने साथ शहर ले गए और वादा किया कि अब वे उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। राघव की पत्नी सिमरन मीनाक्षी को पसंद नहीं करती थी। उसने उसके खिलाफ झूठ बोला था और इसलिए राघव ने 3 साल से अपनी बहन से बात बंद कर रखी थी। वो अपने पति पर गुस्सा थी कि उसने मीनाक्षी और अनन्या को अपने घर आने दिया। राघव मेहता ने सिमरन को चेतावनी दी कि वो अपनी बहन को, जो पक्षाघात से लड़ रही है, चोट पहुंचाने वाली कोई भी बात या काम न करे। लेकिन सिमरन ने अपने पति की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। उसने मीनाक्षी, उसकी बेटी और काव्या के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने धमकी दी कि अगर उन्होंने राघव को उसके बुरे व्यवहार के बारे में बताया तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। एक रात जब काव्या सो रही थी, उसने एक सपना देखा। सपने में किसी ने उसका नाम पुकारा। वो उठी और देखा कि उसकी बहन इरा उसके कमरे के पास खड़ी थी। वो उसे गले लगाने दौड़ी, लेकिन नहीं कर पाई। उसने आंसू बहाते हुए पूछा, क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया इस दुनिया में? इरा ने अपनी बहन को बताया कि उसने कभी उन्हें छोड़ने का इरादा नहीं किया था। उसने सब कुछ बताया कि कैसे सब हुआ। मैंने आर्यन के साथ जाने का कभी योजना नहीं बनाई थी। आर्यन ने मुझे कुछ पीने को दिया था, जिससे मैं अपने किए समझ नहीं पा रही थी। एक और लड़के रोहित की मदद से आर्यन ने मुझे अगवा कर लिया। जब मैं समझी तो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया, जहां मेरे हाथ पैर बंधे थे। वहां और लोग भी बंधे हुए थे। आर्यन और उसके दोस्त मुझे एक कमरे में ले गए और छोड़ दिया। वहां कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे बुरी तरह मारा। बाद में मुझे कई बार बेचा गया। फिर हम एक अज्ञात जगह पहुंचे। जब मेरी बारी बलिदान की आई तो उन्होंने मुझे कुछ पदार्थ पिलाया, जिसने मेरी समझ खो दी। उनमें से एक लड़के ने, जो हमारे साथ था, रोहित, मेरी मदद की और अपनी जान के बदले मुझे भागने में मदद की। इसी वजह से मैं गांव के बाजार चौक पर आ पाई। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरा बदला लेना। तुम मेरा बदला जरूर लेना। हाँ बहन, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। काव्या अपनी बहन के साथ हुए दर्द को देखकर बहुत दुखी थी। उसने रोते हुए फिर से अपनी बहन से वादा किया कि वो उसकी मौत का बदला लेगी। लेकिन इससे पहले कि वो पूछ पाती कि आर्यन या उसका दोस्त कैसा दिखता था, तभी उसके चाचा की पत्नी ने दरवाजा खटखटाया और उसे नींद से जगा दिया।
उसके चाचा की पत्नी लगातार अनन्या और उसकी मां के साथ बुरा व्यवहार करती रही। एक दिन जब अनन्या अपनी मां को दवा देने के लिए खाना खिला रही थी, तब सिमरन, उसकी चाची, ने उसे आवाज दी और कहा कि वो खाना छोड़कर रसोई में बर्तन धोने जाए। अनन्या ने समझाने की कोशिश की कि वो अपनी मां को खिला रही है, लेकिन सिमरन ने उसे थप्पड़ मार दिया। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर उसकी मां मीनाक्षी को गुस्सा आ गया और वो खुद को रोक नहीं पाई। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए बिस्तर से उतरने की कोशिश की, लेकिन फर्श पर गिर पड़ी और दर्द से चिल्लाने लगी। अनन्या अब ये सब सहन नहीं कर पा रही थी। उसकी मां को पक्षाघात था और वो हर दिन रोती थी, जिससे उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और अपने चाचा राघव मेहता से सब कुछ जाकर बता दिया। जब राघव मेहता को सारी बात पता चली, तो उन्होंने तय किया कि वो अपनी बहन के लिए बिना अपनी पत्नी को बताए एक नया घर किराए पर लेंगे। कुछ महीनों बाद जब राघव मेहता ने अपनी बहन और अनन्या के लिए शहर में एक घर ले लिया, तो अनन्या की मां ने इलाज का असर दिखाना शुरू कर दिया। राघव मेहता ने वादा किया कि वो मीनाक्षी के लिए एक काम शुरू करेंगे और अनन्या को स्कूल में दाखिल कराएंगे। मीनाक्षी और अनन्या दोनों बहुत खुश और आभारी थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राघव मेहता का गैस और मोटर दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जब मीनाक्षी को इसकी खबर मिली, तो वो तुरंत अस्पताल पहुंची अपने भाई को देखने। सिमर वहां उसे देखकर चौंक गई। तब उसे पता चला कि उसके पति ने मीनाक्षी और अनन्या को शहर में रहने के लिए घर दिलाया था और उसे झूठ बोला था कि वो उन्हें गांव वापस ले गया है। सिमर ने अपने पति की दुर्घटना का दोष मीनाक्षी पर डाला और उससे झगड़ा करने लगी। राघव मेहता ने दोनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन वे गिर गए। डॉक्टर आए और देखा कि राघव मेहता अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिमन बहुत रोई और मीनाक्षी भी, जिसने अपना एकलौता भाई खो दिया था। राघव मेहता के अंतिम संस्कार के बाद मीनाक्षी और उसकी बेटी के लिए जिंदगी बहुत कठिन हो गई। मीनाक्षी ने राघव मेहता द्वारा दिए गए खाने और दवा के पैसों से जो थोड़ी बहुत बचत की थी, उसी से एक छोटा सा काम शुरू किया। वो रोज अनन्या के साथ बाहर निकलती और घर का बना लोकल खाना बेचती, ताकि घर का खर्च चल सके। कुछ समय बाद मीनाक्षी के पैरों में दर्द होने लगा और वो बाहर नहीं जा सकी। महंगी दवाओं के कारण वो अपनी दवा भी नहीं खरीद पा रही थी। तब काव्या अकेले ही खाना बेचने बाहर जाने लगी। उसकी मां घर पर रहकर खाना बनाती और अनन्या उसे लेकर बेचने जाती। एक दिन जब अनन्या एक व्यस्त सड़क पर खाना बेच रही थी, एक गाड़ी से किसी ने उसे आवाज दी। वो एक जवान और स्मार्ट लड़का था। उसने अपना नाम रोहित बताया और अनन्या से उसका नाम पूछा। अनन्या ने नम्रता से जवाब दिया। रोहित ने अनन्या के पास का सारा खाना खरीद लिया। अनन्या ने उसे धन्यवाद कहा और खुशी खुशी घर लौट गई। उसने अपनी मां को उस अच्छे लड़के के बारे में बताया। मीनाक्षी ने उसे समझाया कि वो उस लड़के से सावधान रहे, कहीं ऐसा न हो कि उसकी बहन के साथ जो हुआ वैसा फिर से न हो। 2 दिन बाद अनन्या रोज की तरह खाना बेचने निकली। वो एक जगह बैठकर अपने जीवन और अपनी मरी हुई बहन के बारे में सोचने लगी, जो उसे बहुत समय से सपने में भी नहीं दिखाई दी थी। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। वो रोहित था। उसने फिर से उसका सारा खाना खरीद लिया और आसपास के लोगों में बांट दिया। फिर उसने अनन्या से कहा कि वो उसे अपनी मां से मिलवाए। अनन्या ने सहमति दी, लेकिन सुझाव दिया कि वे पैदल ही चलें, क्योंकि वो अभी भी रोहित पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रही थी, खासकर अपनी बहन के साथ हुए हादसे के बाद। जैसे जैसे दिन बीतते गए, काव्या को रोहित से प्यार हो गया। कुछ हफ्तों बाद अनन्या को पता चला कि वो रोहित के बच्चे की मां बनने वाली है। उसने रोहित से कहा कि वो उससे शादी कर ले, इससे पहले कि उसकी मां को पता चले।
रोहित ने कहा कि वो अगले दिन उसे अपनी मां से मिलवाएगा। उसी रात ईरा अनन्या के सपने में आई। ईरा ने उसे बताया कि आर्यन कैसा दिखता था, वही लड़का जिसने उसे अगवा किया था। उसने बताया कि आर्यन के माथे पर एक काला निशान था और उसके नीचे वाले दांतों की पंक्ति में बीच में एक गैप था। ईरा ने अपनी बहन को सावधान रहने को कहा, खासकर उन लोगों से जो उसके करीब आ रहे हैं। अगले दिन जब अनन्या रोहित के घर पहुंची, रोहित ने उसे अपनी मां से मिलवाया, लेकिन अनन्या ने देखा कि जिसे रोहित अपनी मां कह रहा था वो काफी जवान लग रही थी। तभी एक और आदमी अंदर आया और रोहित ने उसे अपने भाई आर्यन के रूप में परिचित कराया। आर्यन ठीक वैसा ही दिख रहा था जैसा उसकी बहन ने सपने में बताया था। माथे पर काला निशान और नीचे वाले दांतों में गैप। उसका दिल डर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर आर्यन ही आर्यन है जिसने मेरी बहन को मारा था, तो इसका मतलब मैं उसी के भाई के बच्चे की मां बनने वाली हूं जिसने मेरी बहन को मारा। वो बहुत बेचैन हो गई और रोहित से कहा कि उसे वापस घर ले चले। घर पहुंचते ही अनन्या रोने लगी और रोते रोते सो गई। सोते समय उसे फिर सपना आया। सपने में फिर उसकी बहन ईरा आई। अनन्या ने बहुत से सवाल पूछे। दीदी, मैं बहुत टूट गई हूं, बहुत डर लग रहा है। मैंने एक आदमी देखा जो आर्यन जैसा दिखता है, क्या वही आर्यन है? ईरा ने जवाब दिया, हां, वही आर्यन है। रोहित उसका भाई नहीं है, बल्कि उसका दोस्त है जिसने मुझे अगवा करने में मदद की थी। अब तुम्हें हिम्मत और ताकत दिखानी होगी। अब मैं तुम्हारे सपने में फिर कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि तुमने आर्यन को पहचान लिया है। अब वक्त है तुम्हारे वादे को निभाने का। अलविदा बहन। अनन्या दर्द में रोने लगी, क्योंकि वो अब एक ऐसे इंसान के बच्चे को जन्म देने जा रही थी जो उसकी बहन के कातिल का दोस्त था। वो रोहित से कुछ और पूछने ही वाली थी कि ईरा गायब हो गई। जैसे ही अनन्या की नींद खुली, उसने ठान लिया कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बहन की मौत का बदला लेगी। अगली सुबह उसने रोहित से पैसे मांगे और उसने पैसे भेज दिए। अनन्या ने एक मिलिट्री ऑफिसर से संपर्क किया और आर्यन और रोहित की जानकारी देकर उन्हें किडनैपर बताया। फिर उसने रोहित को कॉल किया और कहा कि वो फिर से उसकी मां से मिलना चाहती है। रोहित मान गया। पूरी रात अनन्या रोती रही, क्योंकि वो जानती थी कि वो बहुत खतरनाक कदम उठाने जा रही है। उसने एक कागज पर कुछ बातें लिखीं और रोते रोते सो गई। अगले दिन रोहित आया और काव्या को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपनी मां से मिलवाने ले गया। जब वे घर पहुंचे, रोहित उसके साथ बैठा था कि तभी आर्यन अंदर आया। उसने अनन्या को नमस्ते कहा और फिर रोहित से कहा कि उसे अकेले में कुछ बात करनी है। जब वे दोनों बाहर गए, अनन्या ने सबूत ढूंढने की कोशिश की ताकि वो रोहित और आर्यन को जेल भिजवा सके। अनन्या एक कमरे में गई जहां कुछ जवान लड़कियां जमीन पर बेबस बैठी हुई थी। वो पलटी ही थी कि तभी कोई अंदर आया। वो आर्यन था। अनन्या का दिल डर से तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो गुस्से में आर्यन पर झपट पड़ी और उससे लड़ने लगी। आर्यन ने उसे जोर से धक्का दिया और वो पेट के बल एक नुकीले किनारे से जा टकराई। रोहित अंदर आया और आर्यन पर गुस्सा हुआ कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस औरत को रोहित अपनी मां कहता था, वो भी उन्हीं किडनैपर्स में से एक थी। उसने अनन्या की जांच की और देखा कि उसका गर्भपात हो गया था। वे लोग अनन्या के बच्चे को पैसों के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, और अब जब बच्चा नहीं रहा तो उन्होंने तय किया कि अब अनन्या को मार देना ही सही रहेगा। आर्यन ने सुझाव दिया कि क्यों न उसके शरीर के अंग निकालकर बेच दिए जाए। जब टिमोथी ने अनन्या को आकर उनके फैसले के बारे में बताया, तो अनन्या ने उससे पूछा कि उसने उसे ही क्यों चुना। टिमोथी ने कहा कि उसने उसे कुछ बेचते देखा था और उसे लगा कि वही है, लेकिन जब उसने उसे बुलाया और उसने उसे नहीं पहचाना, तो उसे यकीन हो गया कि वो जुड़वा बहन है जिसके बारे में ईरा ने बताया था। इसलिए उसने फैसला किया
कि वो उसे बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। अनन्या को टिमोथी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने उससे लड़ने की कोशिश की। टिमोथी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और वो वही बेहोश हो गई। घर पर मीनाक्षी, जैसा कि अनन्या ने कहा था, अपनी दवाई लेने गई। उसे मेज पर एक कागज मिला। उसने अनन्या द्वारा लिखा हुआ पूरा खत पढ़ा, जिसमें बताया गया था कि वो अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है। मीनाक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लिखा था कि किसी और को कॉल न करें, बस उस मिलिट्री अफसर के नंबर पर कॉल करे जो नीचे लिखा है। खत में यह भी लिखा था कि अलमारी के नीचे रखे पैसे उसी मिलिट्री आदमी को दे दिए जाएं। ये वही पैसे थे जो उसने टिमोथी से लिए थे। जब मिलिट्री अफसर अपनी टीम के साथ आया, मीनाक्षी ने उन्हें उस पते की जानकारी दी जो खत में लिखा था। उस पते पर साफ साफ लिखा था, संकेत का इंतजार करें। मीनाक्षी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया। टिमोथी के घर पर वो लोग अनन्या का ऑपरेशन करने ही वाले थे जब लाइटें टिमटिमाने लगी। टिमोथी डर गया। उसे लगा कि ये इरा की आत्मा है। कुछ समय बाद लाइट पूरी बंद हो गई। मिलिट्री अफसर ने इसे संकेत समझा और अपनी टीम के साथ अंदर घुस गए। उन्होंने वहां मौजूद सबको गिरफ्तार कर लिया। कोई भी नहीं भाग सका। उन्होंने सभी लड़कियों को बचाया और अनन्या को भी अस्पताल ले जाया गया। मिलिट्री अफसर ने अपनी टीम की तारीफ की और बताया कि टिमोथी और उसका गैंग पहले से ही उनकी ब्लैकलिस्ट में था। वे शहर शहर घूमते थे, नाम बदलते थे और भोले लड़के लड़कियों को अगवा करते थे। एक दिन अस्पताल में एक आदमी उनसे मिलने आया। वो उन्हीं लड़कियों में से एक के पिता थे जिन्हें उन्होंने बचाया था। आदमी ने खुद को राघव मेहता बताया, 1 करोड़पति। उन्होंने अनन्या को अपने घर ले जाकर अपनी इकलौती बेटी के साथ रहने को कहा। आर्यन, टिमोथी और पूरा गैंग फायरिंग स्क्वाड द्वारा मौत की सजा पाए। उनकी चाची सिमन को अपने लालची वकीलों और दोस्तों की वजह से अपने पति की सारी संपत्ति गंवानी पड़ी। वो गांव चली गई। उन्होंने जब अपने भाई की पत्नी की हालत देखी तो उसे दया आई और उन्होंने राघव को उसके बारे में बताया। राघव ने सिमन को वापस शहर बुलाया और उसके लिए एक बिजनेस शुरू किया। समय के साथ मीनाक्षी और राघव एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ महीनों की मुलाकातों के बाद उन्होंने शादी कर ली। मीनाक्षी और राघव की बेटी एंजेल दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे। उनके माता पिता एक और बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। इरा और मीनाक्षी का दुखी जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वे अमीर और सम्मानित लोग बन गए और हमेशा शांति से जीने लगे। इस कहानी की सीख ये है, एक मां बाप होने के नाते आपको अपने बच्चे के दोस्तों को जानना चाहिए। अपने किशोर बच्चों की सोशल लाइफ से अजन भी न बने। उनके दोस्तों, मिलने जुलने की जगहों और ऑनलाइन एक्टिविटी को जानें। खुलकर बात करें। ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चा आपसे अपनी बात कह सके, बिना किसी डर या शर्म के। उनकी भावनात्मक और शारीरिक सेहत पर ध्यान दें। उनकी जिंदगी में मौजूद रहें, उन्हें सही सलाह दें और उनके रोज के कामों में दिलचस्पी दिखाएं। जो बच्चा उपेक्षित महसूस करता है, वो बाहर मान्यता और अपनापन ढूंढने लगता है और धोखा खाने का खतरा बढ़ जाता है। याद रखें, थोड़ा सा प्यार, ध्यान और खुला संवाद बच्चों को बहुत बड़े खतरों से बचा सकता है। उनके दोस्त बनिए, उनके रक्षक बनिए और उनके गाइड बनिए। उन और इरा की कहानी एक चेतावनी है। अपने बच्चों से गहरा रिश्ता बनाइए और उन्हें बुराई से सुरक्षित रखिए।